टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले इंजीनियर मैकेनिक्स बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसमें, द फोर्सेज आर, इसका आंसर हो जाएगा द फोर्सेज आर कॉपनेर इफ द लाइन्स ऑफ एक्शन ली इन अ सिंगल प्लेन, कंकरेंट इफ द लाइन्स ऑफ एक्शन मीट इट सिंगल पॉइंट, कोलिनियर इफ द लाइन्स ऑफ एक्शन आर सेम। मतलब इसका आंसर है ये, फोर्स से जो होता है वो कॉपलिनर होता है यदि लाइन ऑफ एक्शन सिंगल प्लेन पर हो। कंकरेंट फोर्सेज वो फोर्स होता है जब लाइन ऑफ एक्शन जो मीट पॉइंट हो वो सिंगल पॉइंट पर हो। कोलिनियर फोर्स वो होता है यदि लाइन्स ऑफ एक्शन आर सेम हो। सो कोलिनियर फोर्स होता है। सो द फोर्सेज आर हो जाएगा कॉपलिनर इफ द लाइन्स ऑफ एक्शन ली इन अ सिंगल प्लेन, concurrent if the lines of action meet at a single point, collinear if the lines of action are same plane। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। एक्सप्लेनेशन, द फोर्सेज आर कॉपलिनर इफ द लाइन्स ऑफ एक्शन ली इन अ सिंगल प्लेन, द फोर्सेज आर कंकरेंट इफ द लाइन ऑफ एक्शन मीट एट सिंगल पॉइंट, द फोर्सेज आर कॉलिनियर इफ द लाइन्स ऑफ एक्शन आर सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या होता है? इसका आंसर है ये, समीशन एफ माइनस एम ए इक्वल टू 0। डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल होता है समीशन एफ माइनस एम ए इक्वल टू 0। एक्सप्लेनेशन है, अकॉर्डिंग टू डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, for any body the algebraic sum of externally applied forces and the forces resisting motion in any given direction is 0। सो मतलब समीशन एफ माइनस एम ए इक्वल टू 0 होता है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। फॉर एनी बॉडी द एल्जेब्रिक सम ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेज, कोई भी बॉडी में अगर जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स होते हैं उसका सम और जो रजिस्टिंग मोशन होता है उसके डायरेक्शन का 0 होता है। सो फॉर एनी बॉडी द एल्जेब्रिक सम ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेज एंड द फोर्सेज रजिस्टिंग मोशन इन एनी गिवन डायरेक्शन इज 0। इसका हो जाएगा मैथमेटिकली समीशन एफ माइनस एम ए इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है, अ 500 किलोग्राम एलिवेटर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स अपवर्ड्स with a constant acceleration of AC equal to 2 meter per second square. What is the power output of the motor when t equal to 3 second take g equal to 10 meter per second square? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, एक एलिवेटर है जिसका वेट कितना है, 500 किलोग्राम है, ये रेस्ट पोजीशन में है और इसमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन है वो कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें पावर आउटपुट क्या होगा मोटर की जब टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड लिया जाए और g की वैल्यू ली जाए कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमको दिया हुआ मास दिया हुआ है गिवन में 500 किलोग्राम, कांस्टेंट एक्सीलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया है 3 सेकेंड और g दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और p हमको इसमें निकालना पावर आउटपुट। सबसे पहले इसमें क्या किया, एक रेस्टिंग पोजीशन में एक बॉडी रखी हुई है। इसमें देखा जाए तो अपवर्ड इसमें यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो डाउनवर्ड क्या होगा, मास रहेगा इनटू ग्रेविटी रहेगी, तो m इंटू जी रहेगा। सो इसमें क्या हो जाएगा, इसका कंडीशन हो जाएगी f माइनस एम इंटू जी इक्वल टू एम ए। एफ होगा माइनस में एम जी क्योंकि डाउनवर्ड पोजीशन में है, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होगा इसके लिए। सो इसमें क्या आ जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा, इसको यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा m इंटू जी प्लस ए। इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम ए रहेगा प्लस एम जी हो जाएगा, m इसमें कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर a प्लस जी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं m इंटू जी प्लस ए। m मास कितना दिया है 500, तो यहाँ 500 पुट कर देंगे, g की वैल्यू कितनी है 10 हो जाएगा, प्लस a कितना है 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। इस सब की वैल्यू पुट करने के बाद ये आ जाएगा 6000 न्यूटन के बराबर, 6000 न्यूटन इसका आ जाएगा फोर्स। तो पावर का फार्मूला होता है पावर आउटपुट का P इक्वल टू फोर्स इंटू वॉल्यूम V, F इंटू V होता है। क्योंकि आपको मालूम है वेलोसिटी क्या होता है, V इक्वल टू U प्लस ए टी, U प्लस ए टी, U प्लस ए टी होता है वेलोसिटी।
सो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 2 है, और टाइम कितना है 3 है। सो इसका आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी है वो कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। सो पावर आउटपुट में यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6000 इंटू 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 36,000। तो ये 36,000 वाट आ जाएगा। किलोवाट में चेंज करेंगे तो 36 किलोवाट आ जाएगा। तो पावर आउटपुट कितना आ गया 36 किलोवाट पावर आउटपुट। इस तरीके से इसमें निकालना है। सो इसका आंसर हो जाएगा कितना 36 किलोवाट, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, a mass of 35 kilogram is suspended from a weightless bar AB which is supported by a cable CB and a pin as shown in figure. The pin reactions at A on the bar AB are। इसमें दिया हुआ है डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में एक मास है इसमें जो कि वेटलेस है, इसमें कितना है mg हो जाएगा, और यहाँ पर जो रॉड है इसका लेंथ है कितना 275 mm, और ये वर्टिकल पोजीशन में 125 mm है। तो ए से बी, बी से सी, यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है थीटा एंगल है। एक मास है जिसका मास कितना है 35 किलोग्राम, वेटलेस ए बी पोजिशन पर, ए बी मतलब इस वाली पोजीशन, डायग्राम को देख करके पता चलेगा। और सी बी इसमें एक केबल लगी हुई है, और इसमें डायग्राम को देख करके इसमें निकालना है। सो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये वर्टिकल पोजीशन में AC जो है वो कितना है 125 mm दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है 275, और mg दिया हुआ है, मतलब f जो लग रहा है m इंटू जी। थीटा एंगल है यहाँ पर, तो ये राइट ट्रायंगल बन रहा है। इसमें आपको रिएक्शन निकालना है x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में क्या रहेगा। द पिन रिएक्शन एट A ऑन द बार AB। पहले इस डायग्राम को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये डायग्राम ने ड्रॉ किया हुआ है। इस डायग्राम में ये m इंटू जी दिया हुआ है, यहाँ पर 275 दिया है, ये 125 mm दिया है, ए से बी, बी से सी, और थीटा एंगल दिया हुआ है। सो फॉर इक्विलिब्रियम एट बी पॉइंट के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका ये बनेगा कि एक जो इस पर हो रहा है यहाँ पर एक टी टेंशन अप्लाई होगा, और यहाँ पर होगा टी कॉस थीटा होगा अप्लाई, और ये m इंटू जी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 343.35 न्यूटन, और यहाँ पर t cos 30, और यहाँ पर t sin थीटा होगा, यहाँ पर t होगा, और यहाँ पर थीटा की रहेगा एंगल, और यहाँ C पॉइंट रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेंगे। तो सबसे पहले लेंगे वर्टिकल में, तो t sin थीटा इक्वल टू रहेगा 343.35। ये जो है m इंटू जी रहेगा, तो मास इंटू ग्रेविटी के द्वारा निकालेंगे। तो मास की वैल्यू और ग्रेविटी रखेंगे हम इसमें, तो 343.35 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। सो इसमें टी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 343.35 न्यूटन, और हॉरिजॉन्टल में लेंगे तो क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा इक्वल टू सी के बराबर रहेगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 के लिए हम कंपेयर करेंगे। तो टेन थीटा इसको डिवाइड में अगर कर देंगे तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू 343.35, दोनों को आपस में डिवाइड करने पर टी से टी कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 343.35 अपॉन सी बचेगा यहाँ पर। तो ये आ गया हमारे पास, इसको लिख दिया ये टेन थीटा इक्वल टू 343.35 अपॉन सी। सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा को यहाँ ले जाएंगे टेन थीटा को, तो ये आ जाएगा 343.35 अपॉन टेन थीटा। चूँकि टेन थीटा कितना हो जाएगा इसमें, टेन थीटा इसके द्वारा लेंगे क्या हो जाएगा लॉन्गिट्यूड अपन बेस हो जाएगा। तो इसमें कितना होगा, ये हो जाएगा 125 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू लेंगे तो ये हो जाएगा 125 अपॉन 275, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल होगा। इसमें जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 275 अपॉन 125 यहाँ हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 343.35 इंटू 275 अपॉन 125। इसको अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सी की वैल्यू, सी इक्वल टू आ जाएगा कितना 755.4 न्यूटन। सी की वैल्यू आ गई यहाँ पर 755.4 न्यूटन। चूँकि आर एक्स के बराबर होगा, एक्स एक्सिस में रिएक्शन निकलेगा, कहलाएगा ये आर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 755.4 न्यूटन। रिएक्शन सी एंड
ए बोथ आर सेम, दोनों बोथ रहेगी, इसलिए आर एक्स इक्वल टू आर सी, और आर वाई इसमें क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो आर वाई कितना इसमें जीरो रहेगा और ये कितना रहेगा 755.40 रहेगा। इसका आंसर आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा इसका, आर एक्स इक्वल टू 755.4 न्यूटन, आर वाई इक्वल टू जीरो। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स with an acceleration of 3g/4. The reaction between a passenger in the lift and its floor is equal to। एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट है जो कि डाउनवर्ड मूव कर रही है, इसमें एक्सीलरेशन इसका है 3g/4 और इसमें पैसेंजर के रिएक्शन लिफ्ट का फ्लोर का कितने के बराबर रहेगा। क्योंकि वेट ऑफ द पैसेंजर W इक्वल टू हो जाएगा m/g/n रहेगा, m/g/n when लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड पोजीशन में विथ एन एक्सीलरेशन कितना दिया 3/4 g दिया हुआ है। सो दी वर्किंग ग्रेविटी एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा g माइनस 3/4 इंटू जी, मतलब ये अपवर्ड का ग्रेविटेशनल और ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा g माइनस 3/4 जी, तो यहाँ पर बचेगा g/4। सो नाउ वेट ऑफ द पैसेंजर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा m/g/4, तो यह हो जाएगा mg/4, इसका आंसर होगा mg/4। इसका मतलब है ये आंसर होगा 1/4 ऑफ द पैसेंजर वेट, पैसेंजर वेट कितना होगा 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फोर्सेज F1, F2, F and F3 are acting on a body as shown in figure and the body is in equilibrium if the magnitude of forces F1 is 250 Newton, find the magnitude of F1 and F2। ये क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, F1, F2, F3 फोर्सेज हैं। सो F3, ये F3 दिया हुआ है, F3 इक्वल टू 250 न्यूटन दिया हुआ है, F3 इक्वल टू 250 न्यूटन दिया है और इसमें F2 और F1 की वैल्यू निकालना है। तो F1 के यहाँ एंगल कितना है 30 डिग्री और यहाँ पर 60 डिग्री है और ये O पॉइंट पर है। इसको सॉल्व करेंगे लामिस थ्योरम के द्वारा। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो डायग्राम दिया उस डायग्राम को बनाएंगे। तो इस डायग्राम में क्या है, यहाँ F3 दिया हुआ 250 न्यूटन, यहाँ F1 दिया हुआ 30 डिग्री एंगल पर और F2 दिया हुआ 60 डिग्री एंगल पर। इसके बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन कंडीशन में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ, इसके कारण इसमें F1 इंटू कॉस 30 डिग्री, F1 इक्वल टू हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री पर एंगल है, इसलिए हो जाएगा F2 कॉस 60 डिग्री। यहाँ पर F3 इक्वल 250 न्यूटन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा F2 साइन 60 डिग्री, यहाँ F1 साइन 30 डिग्री रहेगा। सो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में समीशन Fy इक्वल टू 0 वाई एक्सिस के लिए लेंगे, तो वाई एक्सिस में आ जाएगा क्या F1 साइन 30 एंगुलर पोजीशन आती है इक्वल टू F3 माइनस F2 साइन 60 डिग्री रहेगा, ये आ जाएगा F1 साइन 30 डिग्री इक्वल टू F3 माइनस F2 इंटू साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा F1/2 आ जाएगा क्योंकि साइन 30 इक्वल 1/2 होता है और यहाँ हो जाएगा साइन 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा F2 √3/2, ये प्लस में आ जाएगा और इक्वल टू F3, तो F3 इक्वल टू ये आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। तो समीशन Fx इक्वल टू 0 रहेगा वर्टिकल पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर लेंगे हम F2 कॉस 60 डिग्री इक्वल टू F1 कॉस 30 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा F2 कॉस 60 डिग्री अपॉन कॉस 30 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू F√3/2 हो जाएगा यहाँ पर। सो यहाँ पर आ जाएगा 250 इक्वल टू 250 रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा F2 इक्वल टू आ जाएगा 215.6 न्यूटन, F1 इक्वल टू हो जाएगा 125 न्यूटन के बराबर। तो F1 और F2 की वैल्यू निकल आती है। F1 कितना आ जाएगा 125 न्यूटन और F2 आ जाएगा 215.6 न्यूटन के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ सैटेलाइट रोटेटिंग अबाउट द अर्थ विल शो द सैटेलाइट आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड, इसका आंसर हो जाएगा ये द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। फ्री बॉडी डायग्राम में सैटेलाइट रोटेटिंग है अगर अर्थ के लिए, जिसमें आइसोलेटेड सराउंडिंग एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन है, द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ सैटेलाइट रोटेटिंग अबाउट
द अर्थ will show the satellite isolated from its surrounding and the force of gravity and centrifugal force acting on it. Next question है, a force F acting on a rigid body at a point P can be replaced by a force of equal magnitude and in the same direction at point Q on the body together with movement. एक फोर्स है F है जो एक्टिंग हो रहा है रिजिड बॉडी पर पॉइंट P पर, और ये रिप्लेस होकर के फोर्स जो कि मैग्नीट्यूड है सेम डायरेक्शन में Q पॉइंट पर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसमें ऑप्शन है ये गिवन बाय F इंटू QP। डिस्क्रिप्शन है अ फोर्स F एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी एट अ पॉइंट P कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इन द सेम डिस्टेंस एट अ पॉइंट Q ऑन द बॉडी together with a moment given by F into QP. Next question है, force acting on a rope in a tug of war is an example of। tug of war के लिए रोप के लिए फोर्स एक्टिंग का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, कोलिनियर फोर्स है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ रोप इन अ टग ऑफ वार इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिनियर फोर्स। डिस्क्रिप्शन है फोर्स एक्टिंग ऑन अ रोप इन अ टग ऑफ वार इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिनियर फोर्स। कोलिनियर फोर्स में क्या होता है, जब इसमें कोई एक पॉइंट के द्वारा फोर्स इसमें जनरेट होता है तो एक इस साइड होता है अपोजिट F1 फोर्स और इस साइड होता है F2 फोर्स। तो जो पॉइंट होता है इस पॉइंट से दोनों डायरेक्शन में सेम फोर्स जनरेट होता है। इस फोर्स को हम कोलिनियर फोर्स बोलते हैं, कोलिनियर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इक्वल फोर्सेज आर एक्टिंग एट अ पॉइंट with an angle of 60 degree between them. The magnitude of each force if the resultant force is 36 Newton is। इसमें दो इक्वल फोर्स दिए हुए हैं एक पॉइंट से जिसका एंगल है 60 डिग्री, और इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ईच प्रत्येक का मैग्नीट्यूड फोर्स कितना होगा जब रिजल्टेंट फोर्स कितना दिया हो 36 न्यूटन। सो इसके लिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि P इज अ फोर्स एक्टिंग, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है R इक्वल टू रूट P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। क्योंकि P इक्वल टू Q दिया हुआ है इसलिए हम जहाँ पर Q है वहाँ पर P पुट कर देंगे। तो R कितना रिजल्टेंट कितना दिया 36 दिया है, यहाँ पर रूट P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 36 इक्वल टू रूट 2P का स्क्वायर प्लस P स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसका रूट हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 3 इंटू P, तो P इक्वल हो जाएगा 36 अपॉन रूट 3, ये आ जाएगा 20.78 न्यूटन के बराबर। तो जो P की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 20.78 न्यूटन। जो फोर्स एक्टिंग फोर्स है वो कितना है 20.78। तो इसका आंसर हो जाएगा 20.78 न्यूटन। क्योंकि आपको मालूम है इसमें P इक्वल टू Q लिया हुआ है क्योंकि दोनों फोर्स सेम फोर्स है। सो लिखा हुआ टू इक्वल फोर्सेज हैं। एंगल कितना है इसमें 60 डिग्री है तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री लेना है, और रिजल्टेंट फोर्स कितना लेना है R की वैल्यू लेना है 36 न्यूटन के बराबर। तो इसके हिसाब से जो ये सब वैल्यू पुट कर करके इस फार्मूले में हम इसमें रख देंगे R इक्वल टू रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। यहाँ पर P स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ R की वैल्यू 36 और P स्क्वायर Q की जगह पर, और यहाँ पर 2P स्क्वायर कॉस 60 डिग्री हो जाएगी क्योंकि P इक्वल टू Q दिया हुआ है। तो 36 इक्वल टू रूट 2P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 36 इक्वल टू रूट 3P। तो यहाँ P इक्वल टू 36 अपॉन रूट 3 या 20.78 न्यूटन हो जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20.78 न्यूटन के बराबर। इस तरीके से इन क्वेश्चन को कंप्लीट करना।